हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में अब एक नया अध्याय चालू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, अध्याय 6। अब तक के हमने 5 अध्याय बिल्कुल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनको मेरे लास्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, एक एक करके सारे वीडियोस को। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 अध्याय। देखते हैं वर्ग और वर्गमूल में क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, वर्ग और वर्गमूल, तो सबसे पहले हम यहां पे एक वर्ग की बात करते हैं कि यहां पे वर्ग क्या होता है। ठीक है, नया टॉपिक है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज जो है वो काफी आगे तक की प्रोसेस में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर अगर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्ग और उसके वर्गमूल अगर याद है तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर करने में या आगे कोई भी एग्जाम फेस करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 है ना, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 है ना, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 है ना। यहां आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी संख्या वर्ग, सबसे पहले क्या होता है वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब जो होता है वो हम लोग जानते ही हैं। वर्ग का मतलब घात 2 लगे होना वर्ग कहलाता है। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर, अगर किसी भी नंबर के ऊपर वर्ग मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए 1 के ऊपर वर्ग लगा है, हमने 1 का 2 बार गुणा किया 1 आया, 2 के ऊपर 2 लगाया तो 2 का गुणा 2 बार किया तो 4 आया, है ना। ये सब संख्याएं एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये? एक पूर्ण वर्ग है। आया समझ में? क्या कहलाती है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर जो है वो क्या है आपका 25। ऐसे ही आपने देखा, निकाला हमने 6 का स्क्वायर निकाला तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36 है ना। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब आपने देखा 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ऐसे ही 49, ये सभी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है पता है आपको? इसके अंदर समझने वाली ये है कि इनके बीच में जो नंबर मिसिंग है ना, जैसे मान के चलिए यहां पर मिसिंग नंबर क्या है? 2, 3, 2 और 3 यहां पे जो नंबर आ रहे हैं वो मिसिंग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहां पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं आपके 5, 6, 7, ये क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद इसके बीच में कौन से आ रहे हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब इन नंबरों के बीच में जो जो नंबर नहीं आते हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज। आया समझ में? मतलब किसी को नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 नहीं आएगा, किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 नहीं आएगा, किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, है ना। मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है? अगर मैं 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर आना चाहिए। तो इनमें से वो नंबर कोई भी नहीं है जिनको मैं सेम मल्टीप्लाई करूं, उन 2 सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर मुझे नहीं मिलता है। जैसे 1 का गुणा जब मैं 1 में करूंगा तो 2 नहीं मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। उसके बाद 3 को लाना है तो ऐसा कौन सा नंबर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा? नहीं हो सकता ना। प्लस करूंगा तो आएगा, ऐसा 5, ऐसे ही 6 का गुणा करूंगा तो 3 गुणा 2 का करूंगा तब 6 आएगा। लेकिन यहां पे दोनों नंबर सेम होना चाहिए। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब यह होता है कि 3 पे वर्ग लगे होना, मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। आया समझ में? तो इनके बीच में जो जो नंबर मिसिंग होते हैं ना वो सारे क्या कहलाते हैं? पूर्ण वर्ग नहीं कहलाते। ये सब पूर्ण वर्ग हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना। पहले हम लोग ने स्टार्ट किया वर्ग से और अगला टॉपिक है वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सब पहले वर्ग की बात करेंगे। तो आया वर्ग का समझने, कोई भी 2 नंबर जिसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर वो नंबर मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ जाता है वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। और
उन नंबरों के बीच में जो नंबर मिसिंग होते हैं, जैसे 1 और 2 3 मिसिंग है, 5 6 7 10 11 12 13 14 15 मिसिंग है, ऐसे ही इसके बीच में से नंबर निकलेंगे, ऐसे इसके बीच में से भी नंबर निकलेंगे, ऐसे इसके बीच में से भी नंबर निकलेंगे, ऐसे बहुत से नंबर निकल के आएंगे इनके बीच में से जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। वैसे ही यहां पर हमारा वर्गमूल की जो बात करते हैं, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अगर एक वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 ही मिलेगा। 4 का वर्गमूल निकालूंगा मैं तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2, तो ऐसे वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो संख्या है ये वर्ग हैं, अगर मैं वापस से इन पे आ जाऊं तो वो इनका वर्गमूल कहलाती हैं। आया समझ में? वर्गमूल मतलब जैसे 2 का वर्गमूल 4, 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जिसको गुणा करने पे वो संख्या आती है वो उसका वर्गमूल बन जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7। तो इस तरह से उनका वर्ग और वर्गमूल बस ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ये जो है आपको क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से इनका वर्ग निकालते हैं और कैसे इनको करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग 6 का निकालेंगे तो 6 को करेंगे तो 6 इंटू इसका 6 का तो नहीं, इसका निकलेगा, किसका, 9 का। तो 9 का निकालने के लिए क्या होगा, 3 इंटू 3 3, तो 9 का वर्गमूल 3 है ना। ऐसे ही निकालेंगे हम किसका, इसका 25 का वर्गमूल निकाल लो तो 25 के वर्गमूल के लिए 5 इंटू 5, तो ये 5। तो इस तरह से इनके वर्गमूल निकलते हैं। आया समझ में? वर्गमूल का एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं आपको यहां पर, एक छोटा सा। वर्गमूल जो होता है, वर्ग जो होता है, वर्ग मतलब ये वर्गमूल जो लगा हुआ होता है, जैसे 25 है तो 25 के ऊपर वर्गमूल, मतलब इसको क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। तो ये करनी जो होती है इसका जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो इसको जब हम लोग आगे आने वाला जो हमारा चैप्टर है वो अभी थोड़ा एंड में है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक एंड घात, घातांक और घात। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि 25 है तो 25 के ऊपर अगर घात 1/2 लगी है तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का वर्ग। 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 5। तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। आई बात समझ में? ऐसे ही 16 का निकालोगे तो 16 क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4, तो क्या निकल के आ गया, 4। तो ऐसे ही हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, और ये वर्ग है और ये वर्गमूल है। तो एक छोटा सा वर्ग और वर्गमूल का हमने इंट्रोडक्शन दिया कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में और बहुत सारी चीजें हैं। अभी जानने वाली बात यह है कि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग हैं, और इनके बीच में जो नंबर मिसिंग है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी हमने इतना सीखा, अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं, आगे के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। देखिए यहां पर आपने क्या देखा है कि अंक जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं आ सकते, मतलब जो भी संख्या होती है अगर वो पूर्ण वर्ग होती हैं तो अगर कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अगर इकाई के स्थान पे आ गए तो वो संख्या को पूर्ण वर्ग नहीं होने देंगे। ठीक है। दूसरी बात, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, विषम संख्याओं का विषम होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या सम होती है। देखिए सबसे पहले आपने देखा यहां पर सबसे पहली बात जानने की कि देखिए अगर यह है इकाई का अंक, तो यहां पर मैं समझाने ये रहा हूं कि देखिए कि यह है 5 को मैं गुणा करूंगा, तो जब 5 को 2 बार गुणा करूंगा तो उसके इकाई अंक पे आपको 5 ही दिखेगा। 15 का गुणा करूंगा तो उसके इकाई अंक पे आपको 5 दिखेगा। मतलब 3 है तो 3 की संख्या के इकाई अंक पे आपको 9 दिखेगा। ऐसे 13 है तो उसके दूसरी मतलब 13 को जब स्क्वायर करूंगा तो उसके इकाई अंक पे आपको 9 दिखेगा। ऐसे ही 6 है
तो जब 6 का 6 बार गुणा, 6 का 2 बार गुणा करूंगा मतलब वर्ग करूंगा तो 36 आएगा, तो इसके इकाई का अंक पे आपको 6 दिखेगा। 7 है, 7 को जब मैं 2 बार गुणा करूंगा तो 49 आएगा, तो उसके इकाई अंक पे आपको 9 दिखेगा। तो आप लोगों को यहां पर संख्या दी है और ये पूर्ण वर्ग दिए हैं, तो जो भी संख्या होती है उसके पूर्ण वर्ग में क्या क्या आता है, इकाई के स्थान पे क्या आता है, यहां पर ये दिया हुआ है। जैसे 15 है तो इसके इकाई के स्थान पे 5 है, तो उसके भी इकाई स्थान पे 5 है। यहाँ पे 6 है, उसके इकाई स्थान पे यहाँ पे 6 है। जब इसका वर्ग करूंगा 16 का, तो 16 के इकाई स्थान पे 6 है, तो उसका जब वर्ग करूंगा तो इसके भी इकाई स्थान पे 6 रहेगा। ऐसे ही 8 है, इसका होता है 64, तो कि 8 अठैया 64 होता है, तो इसके इकाई स्थान पे 4 है। ऐसे ही 18 का जब वर्ग करूंगा तो इसके भी इकाई स्थान पे 4 आएगा। इकाई का स्थान क्या है, ये होता है इकाई का स्थान। तो आप लोग देख सकते हो ये इकाई का स्थान है। ऐसे ही अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो चाहे कितनी भी बड़ी मेरी पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, कितनी भी बड़ी, अगर मैं 1 का गुणा करूंगा, है ना, अगर 1 का मैं गुणा 1 से करूंगा तो 1 ही आएगा। अगर 21 का 2 बार गुणा करूंगा तो भी उसके इकाई जो भी आंसर आएगा उसके भी इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। जैसे 21 है, आपने देखा होगा यहां पर 21 का 2 बार गुणा करता हूं तो 21 गुणा 21, तो उसका जो आएगा तो वो आता है 441, तो इसके भी इकाई स्थान पे क्या आया, 1 आया। तो आप लोगों ने देखा कि जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं उनके इकाई के स्थान पे क्या क्या आ रहा है वो आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा था अंक जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं आ सकते हैं। अब इनमें से मुझे बताइए कि ऐसे कितने अंक हैं जो इकाई स्थान पर नहीं आ सकते हैं, कौन कौन से अंक होते हैं, 2, 3, 7 और 8। ये अंक ऐसे हैं कि अगर ये इकाई स्थान पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, अंक जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पे नहीं दिख रहा होगा, आपके कोई भी पूर्ण वर्ग के इकाई के स्थान पे नहीं दिख रहा होगा। ये अगर आ जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कितना, 2, 3, 4 और 2, 3, 7 और 8। आपने देखा होगा कि कोई भी संख्या को अगर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो ये अंक आपको उसके इकाई के स्थान पे नहीं दिख रहे होंगे। सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम मतलब जानते हो ना क्या होता है, देखिए अब मैं यहां पर एक समझाऊं, सम और विषम। तो जो सम संख्या होती है, जाहिर सी बात है हम उसको ऐसे समझे, जो सम संख्या होती है वो 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाती है। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, है ना, 12, 14, 16, 18 और 20, ये सारी सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या का वर्ग, ये देखो 2 का 4 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है, 6 का 36 आ रहा है, 8 का 64 आ रहा है, ये सारी 2 से विभाजित होने वाली हैं। तो इनने क्या बोला कि 2 की सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का भी सम, मतलब विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम होता है। ये तो मैंने सम समझाया, अब विषम समझाता हूं। विषम कौन सी हो जाएंगी, चलिए विषम को देख लेते हैं हम लोग। विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का वर्ग देखा होगा विषम ही आ रहा है, ठीक है। विषम संख्याओं का ये सारी 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं। क्लियरली आ रहा है समझ में। तो क्या दिया हुआ है, विषम संख्याओं का सम, विषम संख्याओं का वर्ग विषम, सम संख्याओं का वर्ग सम, है ना, ये क्लियरली आपको दिखा। उसके बाद क्या दिया है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। मतलब जैसे मान के चलिए अगर कोई संख्या को मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखो पूर्ण वर्ग है तो देखो इस पे 0 ऐसे काउंटिंग में होंगे, जैसे या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। तो ऐसे संख्याओं होंगी, जैसे ये 2 हैं, ये 2 हैं, है ना, मतलब एक या तो संख्याएं 0 की कितनी होंगी, 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी, है ना, या 8 होंगी। तो जो 0 की स्थान है वो भी क्या होंगी, वो भी सम होगी। क्या लिखा हुआ है,
पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या भी क्या होती है? सम होती है। सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होती है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हुआ। चलिए अब आगे देखते जाते हैं, आगे हम लोग क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। देखिए वही चीज क्या दिया हुआ है हमारे पास, शून्य। देखो 10 का स्क्वायर किया 100 आया, 20 का किया 400 आया, इसका भी देखो सम, इसके एंड में क्या 80 का करेंगे 8 या 64 और इस पे इस स्थान पे 2 आया। लेकिन हमारे पास 2 शून्य है तो वो भी क्या हो जाएगा, जो इसमें सम आती है शून्यों की संख्या वो भी पूर्ण वर्ग होती है। तो देखो यहां पर भी सारे में पूर्ण वर्ग हो रहे हैं। आया समझ में? तो इस तरह से आपने देखा कि शून्यों की संख्या यहां पर कितनी है? 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। तो सम आ रही है तो ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से आपने देखा कि देखो अगर 10 का वर्ग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकालूंगा तो 10 हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं 60 का निकालूंगा तो 60 कितना होता है? 6 छंग 36 डबल 0। तो देखो पीछे सम आ रहा है जीरो की संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से हमें समझाया गया है, जो कि बहुत हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए हमें क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई के स्थान पे क्या होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि जैसे हमें केवल इकाई का स्थान बताना है। जैसे पहला 1, 2, 3, 4 को अगर मैं वर्ग करूंगा, तो अगर मैं 4 को वर्ग करता हूं, 4 को वर्ग करता हूं, है ना, देखो 4 को केवल इकाई के स्थान को, तो क्या आएगा? 16। मतलब क्या आएगा? 6। इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6। हम लिख सकते हैं इकाई के स्थान पे क्या आया? 6, है ना। हमें क्या बताना है इकाई के स्थान पे क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इकाई के स्थान पर 6 आएगा, क्योंकि 4 चौको 16, क्या आया इकाई के स्थान पे? 6। इकाई के स्थान पर 6 आता है ना, क्योंकि 4 चौको 16, है ना। उसके बाद दूसरा 2, 6, 3, 8, 7, इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 7 7 49, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा भैया? 9। ठीक है। तीसरा 2, 5, 6, 9, 8, हमें केवल इकाई के नंबर की बात करना है। 8 8 8 64, तो इकाई के स्थान पे क्या आया? 4। इकाई के स्थान पे 4 आएगा। ऐसे ही चौथा हम करेंगे 9 9 8 8 0, इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद पांचवा 2 1 2 2 2, 2 दूनी 4, इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4 आएगा। ऐसे ही 9 1 6, जो लास्ट है क्या है? 9 1 0 6, इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो ये इकाई के स्थान पे जो जो चीजें आएंगी, हमें केवल इनके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, उनको आप लोग 2 बार गुणा करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, है ना। जैसे 4 का क्या आ रहा था? 4 चुको 16, 6 आ रहा था, इसके इकाई के स्थान पे 9 आया, इसके इकाई के स्थान पे 8 8 64, इसका 0 ही आया, इसका 4 आया, 6 छंग 36, तो 6। तो हमको केवल इकाई के स्थान बताना था कि इनके इकाई के स्थान में क्या क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई के स्थान पे 6 अंक प्राप्त होगा। देखो 6 अंक किसके इकाई के स्थान पे प्राप्त होगा? 19 पे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 19 पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नंबर 81 होता है, तो 81 होगा तो 1 आएगा इकाई के स्थान पे। आया समझ में? क्योंकि हम लोग 19 को जब 2 बार गुणा करते हैं, है ना, जैसे 19 का मैं वर्ग करता हूं, तो अगर मैं इसके इकाई के स्थान पे 9 है तो कितना हो जाएगा? नंबर 81, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 6 तो आ नहीं सकता है। तो अब मुझे बताना है 6 किस किस के आएगा। इसका इकाई के स्थान पे आ जाएगा 4 चौको 16, इसके आ जाएगा।
6 छंग 36 इसका आ जाएगा, 6 छंग 36 इसका आ जाएगा, 4 चौको 16, मतलब 19 को हटाकर बाकी सबके इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो इसको करो, 4 चौको 16 6 आता है, 6 छंग 36 6 आता है, 6 छंग 36 6 आता है, 4 चौको 16 6 आ गया। तो इनमें से सबके इकाई के स्थान पे कितना आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। हमें क्या पूछा था, इकाई के स्थान पे 6 लाना है। आया समझ में? आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम और किन संख्याओं के सम होंगे? सबसे पहले हम जानते हैं सम क्या होते हैं। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब सम संख्या 0 2 4 6 8 10, ये सम संख्या होती है। और विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिनके पीछे विषम संख्या है उसमें विषम आएगा, और जिनके पीछे सम संख्या है उनके पीछे सम आएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का सम विषम, विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम होता है। तो इसका विषम आएगा, इसका सम आएगा, है ना, इसका विषम आएगा और इसका सम आएगा। सीधी सी बात है, सम का सम विषम का विषम। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की क्या होगी? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगी? अगर मैं इसका वर्ग करता हूं, 60 का वर्ग करता हूं, तो 60 का वर्ग क्या होगा? शून्य कितने मिलेंगे मुझे? 3600। क्यों? क्योंकि 60 गुणा 60, 2 0 ऐसे ही 6 छंग 36, इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? 2 होगी। और ऐसे ही 400 को करेंगे वर्ग, मतलब 400 गुणा 400, मतलब ये हो गया 4 0 और 4 चौको 16, इसमें शून्य की संख्या 4 होगी। 2 होती हैं तो वर्ग करने पे 4 मिलती हैं, और 1 होती हैं तो 2 मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमें शून्य की संख्या बताना थी। तो इसमें हमें कितनी मिलेगी? 2, और इसमें मिलेगी हमें 4। 2 इजी स्टेप्स हमको करना थी। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमें दिया है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये 3 का स्क्वायर है, तो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होंगी? 9। अब 9 को कैसे ब्रेक करेंगे? 4 और 5, तो ये हमें पता नहीं होता है। तो उसके लिए एक प्रथम संख्या ये होती है और द्वितीय संख्या ये होती है। तो उसको निकालना कैसे है? देखिए ये 4 और 5 निकला कैसे, ये मैं बताता हूं, है ना। निकलेगा ऐसे कि सबसे पहले जो 3 है, 3 को मैंने रखा तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 में से 1 घटाया तो कितना हो गया? 8। 8 बटा 2, तो 2 चौको 8, पहली संख्या निकल गई। उसके बाद इसमें ही प्लस कर दो तो 9 और 1 होता है 10 बटा 2, तो हो गया 2 पंजे 10, तो दूसरी निकल गई, है ना। मतलब कोई भी संख्या होती है तो उसका पहली संख्या ये होती है और दूसरी संख्या ये होती है। किसी भी विषय संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए 25 है, ठीक है। जैसे मान के चला 25, 5 लिया, है ना, 5 लिया। अब 5 के 2 क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे? जैसे 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा? 25। अब इसके 2 पूर्णांक क्या हो जाएंगे? जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, तो 25 माइनस 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 24 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 हो गया 12। और दूसरा क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1 बटा 2, मतलब हो जाएगा 26 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 13। तो इस तरह से हमने क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए ये होते हैं, 2 क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए ये तरीका होता है। हमसे आगे ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। क्या गया है?
निम्नलिखित संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांक योग के रूप में लिखिए। अब 21 है, क्या है 21, तो 21 का क्रमागत पूर्णांक मतलब 21 को सबसे पहले 2 बार गुणा करो, कितना आ जाएगा 441, कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब 441 के दो क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 441 को एक बार मतलब आप एक बार प्लस करो, 441 माइनस 1, तो 441 माइनस 1 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 440 बटा 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0 तो 220, और इसको ही आप लोग प्लस कर दो, इसको ही आप एक प्लस कर दो तो हो जाएगा 442 बटा 2, तो 2 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और एक कौन सा हो गया, ऐसे ही, तो इसके 2 हो गए पूर्णांक। ऐसे ही दूसरा पूछा है 13, 13 का क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 169 का दो क्रमागत पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, तो एक बार 169 मन माइनस कर दो, है ना, 169 प्लस 1 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 170, तो 2 सत्ते 14, 170 को 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85, है ना। और इसी को ही आप एक बार माइनस कर दो, वो पहले माइनस करना है, पहले माइनस करके दिखाओ, तो 169 माइनस 1 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 168 बटा 2, 168 को करो कितना हो जाएगा 168 को, देखो भाग देने में जल्दबाजी नहीं करना, 168 है तो 2 करो तो 2 अट्ठे 16, अब डायरेक्ट 8 उतारेंगे, यहां पे 8 उतारेंगे, 2 चौको 8 तो हो गया 84, तो डायरेक्ट 1 लिख दो, उसके आगे का 1 85, ऐसे ही करके 11 का निकाल लेंगे और 19 का निकाल लेंगे। तो आया समझ में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही हमने जो पीछे देखा, पीछे किस तरह से हमने फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया और हमने उसके दो क्रमागत पूर्णांकों को निकाल लिया। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं और एक एक क्रमागत पूर्णांक को निकालते भी जा रहे हैं। देखिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्या है, पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। पहला, अब सबसे पहली तो हम लोग विषम संख्याएं लिख लेते हैं। विषम संख्या मतलब कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी यहां पर, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15, ये हमारी सारी क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। अब उसके बाद क्या है कि पहली n विषम संख्या मतलब एक का एक, पहली जैसे एक, ये एक संख्या है, ठीक है, एक है तो एक का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। और वैसे अगर 2 का जैसे 1 + 3 तो कितना हो जाएगा, ये टोटल संख्या कितनी हो गई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, है ना। वैसे ही ये लगातार, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जैसे 1 3 + 5 3 संख्या तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, वैसे ही 1 3 1 3 5 1 3 5 और 7 कितनी हो गई 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, है ना, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद 1 3 5 7 9 तो 1 2 3 4 5 तो कितनी हो गई 5 25। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे ही विषम संख्याओं को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमको इनको प्लस नहीं करना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, नंबर संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर 25, अगर आप इनको जोड़ भी लोगे तो भी काउंटिंग बिल्कुल सही आएगी। जैसे 1 3 5 7 तो ये हो गया 1 3 5 7, मतलब 1 2 3 4, 4 का वर्ग 16। तो ऐसे ही क्या है कि पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, तो वही चीज ये विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऐसे ही आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। देखो यहां पे एक क्वेश्चन और बढ़ता है कि अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए भी यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ये देख लिया। देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए यहां पे मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 25 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, है ना, 25 का स्क्वायर मुझे नहीं पता,
25 का स्क्वायर निकालना है, तो ये विषम संख्याओं के साथ भी इसका मैं कर सकता हूं। कैसे? पहले 25 में से 1 घटाया, कितना हो गया? 24। 24 में से क्या घटाऊंगा मैं? ऐसे ही 24 में से मैं एक एक करके 1 घटाया, फिर 3 लिया, कितना हो गया? 24 में से जब 3 घटाऊंगा तो 21। ऐसे 21 में से 5 घटाऊंगा तो 16। ठीक है, 21 में से 5 घटाया तो कितना आ गया? 16। 16 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 9। और उसके बाद देखो एक एक करके, एक बार 1 घटाया, एक बार 3 घटाया, एक बार 5 घटाया, एक बार 7 घटाया। अब 9 में से 9 घटा दिया, 0 आ गया। मतलब ये घटाने पे अगर 0 हो गया तो समझ लीजिए कि ये पूर्ण वर्ग। अब कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5 हो गया। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने किया। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हो। मान के चलिए 16 है ना, यहां पर एक लिखता हूं, ये 16 का वर्ग मुझे नहीं पता कि क्या होता है, तो चलिए एक बार करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? यहां पे हम लोग 16 में से 1 घटाओ तो 15 आ गया, है ना। 15 में से हम लोग अब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जब 15 में से हम लोग 3 घटाएंगे, देखिए बताइए कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4। तो यहां पे हम लोगों ने 16 का वर्गमूल कितना निकला? 4। तो आपने देखा विषम संख्याओं के योग से हम लोगों ने यहां पे वर्गमूल भी निकाल लिया। तो ये भी हमारे सामने है और ये भी हमारे सामने है ना। तो इस तरह से जब आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपके दिखेंगी भी, और विषम संख्याओं का योग, और इसके अलावा हमने कैसे वर्ग निकाला, कैसे वर्गमूल निकाला, ये भी हम लोग इसके अंदर बिल्कुल देखते जाएंगे। तो चलिए हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? n स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर, और मतलब 9 की घात 2 और 10 की घात 2 के बीच में कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब, और 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में प्राकृत संख्याओं की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले क्या होता है? n स्क्वायर और n+1 का जो स्क्वायर होता है ना, उनकी जो प्राकृत संख्याएं जो योग होता है उनका क्या होता है? मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर के बीच कुल प्राकृत संख्याएं 2n होती है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पर हल में कि n स्क्वायर और n+1 के बीच प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृत संख्याओं के बीच कुल प्राकृत संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग के बीच कुल प्राकृत संख्या, ऐसा लिख सकते हैं के बीच कुल प्राकृत संख्या, कुल प्राकृत संख्या 2n होती है। ठीक है, n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर के बीच कुल प्राकृत संख्या 2n होती है। क्यों लिखा? जैसे मैं n को मैं लिखता हूं 9, तो n+1 तो कितना हो जाएगा? 9 + 1 तो 10 ही होगा ना। तो अब इनके बीच प्राकृत संख्या निकालना है, तो उनके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो छोटी संख्या होती है ना, जो छोटी संख्या होती है उसका गुणा हम कर देंगे 2 के साथ, तो 2 9 18। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में 18 संख्या होती हैं, मतलब 18 प्राकृत संख्याएं होती हैं। बस इतना हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी नंबर के बीच में अगर हमें पूछना है, जैसे 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे 9 है तो पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या n+1 हो गई 10, तो यहां पर जो पहली जो छोटी है उसका गुणा हम 2 से कर देंगे,
मतलब 2n है तो n की जगह पे 9 रख देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच की जो संख्याएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आप इनका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। नंबर 81 और 100 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल कैलकुलेट होकर 18 निकल के आ जाएगी। वैसे यहां पर दिया हुआ है, ये तो पहला था। दूसरा था 11 और 12 के बीच में, तो देखिए 11 मतलब n बराबर हो गया 11 और n प्लस 1 बराबर हो गया 12, है ना। तो अब जो छोटा है n, मतलब जो छोटा है उसके साथ मतलब 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 तो हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो गया। अब यहां हम लिख सकते हैं कि 11 और 12 स्क्वायर के बीच में कुल प्राकृत संख्या जो होती हैं वो 22 होती हैं। आया समझ में? आप इनको प्रैक्टिकल भी करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। और ये जो चीज है ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, जो छोटी संख्या होती है उसको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, तो हमको पता पड़ जाएगा कि उनके बीच में कितनी प्राकृत संख्या आएगी। एग्जाम्पल के लिए और भी लिख सकते हो आप लोग। तो देखा, इस तरह से हमने अपने जो अध्याय 6 है उसका एक इंट्रोडक्शन हमने पूरा किया। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग जो 6.1 है उसको चालू करेंगे और उसमें जो भी वर्ग एंड वर्गमूल के जो भी क्वेश्चन है हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको रहना कहां है और कैसे करना है इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना गूगल पेज ओपन करेंगे, वहां पर आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे, आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहां पर आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का पेज ओपन करना हो तो वो भी आपको इसी तरह से दिखेगा, जैसे ये गणित का है उसकी जगह आपको दूसरे सब्जेक्ट का दिखेगा। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथ्स से रिलेटेड जितने भी 8 कक्षा 8वीं से रिलेटेड जितने भी यहां पर आपको पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपको इस तरह से यहां पर दिखेंगे। उस पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो अपनी मातृभाषा में वो सारे वीडियोस बहुत आसानी से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप लोग उनको देख सकते हो। मेरे वीडियोस आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। जो भी हमने चैप्टर सभी कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग उनको आराम से देख सकते हो। देखना कहां है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां मिलता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन बिल्कुल फ्री। यहां आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। आप अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, अपने फ्रेंड्स हो, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।